सीटेट 2024 CDP हार्ड टेस्ट फॉर। चलिए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए है यानी कॉलम ए है और कॉलम बी है। किस बारे में है? मैच द आइटम्स अबाउट कंपोनेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन लिस्ट 1 एंड 2, यानी रचनात्मक चिंतन के घटकों और विवरण के बारे में आपको जो आइटम्स कह लीजिए यहाँ पे, या फिर जो सूची है, सूची 1 सूची 2, दोनों को मैच करना है कि रचनात्मक चिंतन के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कौन सा एक सही है, बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है फ्लुएंसी। हमें पता है, ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है सालों साल से, FFOE, फफोई बोल देते हैं हम इसको, FFOE, ये 4 जो है ये एलिमेंट्स हैं, जेपी गिलफर्ड ने दिए थे। किसके एलिमेंट्स हैं, किसके तत्व हैं? ये क्रिएटिव थिंकिंग के तत्व हैं, यानी रचनात्मक चिंतन के तत्व हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लुएंसी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, O फॉर ओरिजिनलिटी, E फॉर इलैबोरेशन। ये निमोनिक है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद रख सकते हैं। अब इनको मैच करना है कि फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, कई साल पहले, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी पे एक क्वेश्चन मैं कई बार से देख रही हूँ सीटेट में आ रहा है, तो उसके लिए एक मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने तैयार किया गया है ताकि आप सॉल्व कर पाएं। 41% लोग सही जवाब पे पहुंच पा रहे हैं। फ्लुएंसी का मतलब ही होता है धारा प्रवाहिता, यानी प्रवाह से, यानी धारा बह रही है किसकी? विचारों की। तो आइडियाज आपके दिमाग में बहुत सारे आते हैं, ये क्रिएटिविटी की निशानी है। तो फ्लुएंसी बोले तो शिफ्टिंग नहीं, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, इसको फ्लुएंसी कहते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना, है ना। तो फ्लुएंसी का मतलब, प्रवाह का मतलब है यहाँ पे नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता को। धारा प्रवाहिता यानी प्रवाह में बह रहे हैं विचार, इतने विचार आ रहे हैं आपके पास किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के या कुछ नया बनाने के लिए। बात तो सही है। तो फर्स्ट का डी सिर्फ या तो बी ऑप्शन में है या फिर हमारा यहाँ बी और डी ऑप्शन में है। ये तो पहले हट गए दोनों ऑप्शंस, क्योंकि फर्स्ट के साथ ए तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंसीविंग समथिंग न्यू, ये एक डिफरेंट चीज है। कंसीविंग समथिंग न्यू का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना, वो है ओरिजिनलिटी, मौलिकता, कुछ डिफरेंट सोचना, कॉपी नहीं करना। तो ये तो थर्ड के साथ ए जाएगा, और थर्ड के साथ ए कहाँ है? हमें दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो इसका मतलब यही सही है। फिर भी हमें सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे भाई। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन, एक आइडिया काम ना करे दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इजीली, यानी परिप्रेक्ष्य को आसानी से बदलना लचीलापन कहलाता है, कि एक चीज पे अटके नहीं हुए हैं, रिजिड नहीं है। अगर एक चीज काम नहीं करेगी दूसरे आइडिया पे जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ गई, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इजीली। ओरिजिनलिटी पहले से ही है, कुछ नया सोचने को ही मौलिकता कहते हैं, कॉपी करना तो नहीं है। इलैबोरेशन क्या है? इलैबोरेशन अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडिया। विस्तार का मतलब ही है जो आपके पास आइडिया है उसको और इलैबोरेट करना, उसको और विस्तार में जानना और कुछ नया क्रिएट कर देना, ये इलैबोरेशन है। और ये चारों मैच हो रहे हैं डी ऑप्शन में, और ये आपके 4 एलिमेंट्स भी हैं क्रिएटिविटी के। इस पे डी फॉर धोखा, बहुत बढ़िया इनके गुप्ता। डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर द एरिया, यानी खोज अधिगम किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत एक दृष्टिकोण है। डिस्कवरी लर्निंग क्या है? स्पाइरल करिकुलम की जो बात करता है उसी के बारे में है, ठीक है ना। अगर डिस्कवरी लर्निंग की बात करें, यानी बच्चा जहां डिस्कवर करे, जहां बच्चा इंडिपेंडेंट है, बच्चा एक्टिव है, और जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन या वो मेथड जो है वो बेस्ट है। जहां बच्चा सक्रिय है, जहां बच्चा डिस्कवर करेगा, बच्चा क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। और ये किसने दिया था? याद कीजिए, ब्रूनर ने। डिस्कवरी लर्निंग की बात जेरोम ब्रूनर करते हैं, है ना। ऐसा हम डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं ब्रूनर को, बट मैं कर लेती हूँ डिस्कस एक चैप्टर में, ठीक है ना। तो ब्रूनर की अगर मैं बात करूं, जेरोम ब्रूनर की, ठीक है जी, तो जेरोम ब्रूनर की अगर मैं बात करूं तो डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर द एरिया ऑफ, खोज अधिगम किसके अंतर्गत आता है? तो जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं, यानी संज्ञान, दिमाग की बात करते हैं। स्पाइरल करिकुलम के प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ करके पढ़ाओ। एक क्लास से दूसरी क्लास में चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इसी को वर्तुलाकार पाठ्यचर्या या स्पाइरल करिकुलम कहते हैं, कि प्रीवियस नॉलेज पे नई नॉलेज बिल्ड हो, है ना। वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, मतलब हाँ, वो रचना पे या बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस रखते हैं, लेकिन कैसे? कंस्ट्रक्शन पे, दिमाग, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं हम उनको, है ना। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक रचनावाद कहेंगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो वाइगॉस्की हैं, आपको पता है कि वो समाज में, ग्रुप में जब बच्चे सीख रहे होंगे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? प्याजे हैं, जो ये कहेंगे नहीं, रेडिकली बच्चे की एक्टिविटी होल सोलली ज्यादा जिम्मेदार है, बच्चे की एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज से, ये प्याजे कह रहे हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टर्स की बात एज सच हम नहीं करते हैं, सिलेबस में भी नहीं है और ना ही बनता है,
तो संज्ञानात्मक रचनावाद है जिसकी बात ब्रूनर कहते हैं, जिसके अंदर खोज अधिगम आता है कि बच्चे डिस्कवर करें, खुद से खोज करें, एक्सप्लोर करें, अन्वेषण करें और जान सकें। तो इसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रूनर की बात होती है, डिस्कवरी लर्निंग उन्होंने दी है, और वो कॉग्निटिविस्ट है एक तरह से, वो संज्ञान को, मानसिक प्रक्रिया, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे फोकस करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की के अनुसार, आ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद स्कैफोल्डिंग, एक स्टूडेंट को मचान दी गई, टेम्परेरी हेल्प दी गई, अस्थायी मदद, टू मास्टर द टास्क, ताकि वो एक टास्क को, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, उसको हेल्प दी गई। लेटर इफ द स्टूडेंट इज एबल टू कंप्लीट द टास्क अगेन आफ्टर रिमूविंग द स्कैफोल्डिंग, अब बाद में बच्चा खुद से उस टास्क को कंप्लीट करने के लायक बन गया है, अगर कोई मदद ना दे तब भी। यानी पहली बार जब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था मान लीजिए, या जहां उसको दिक्कत हो रही थी, अटक रहा था, तो उसको मदद दे दी गई, एक स्टेप सॉल्व करके टीचर ने दिखा दिया या समझा दिया उस क्वेश्चन में, फिर वो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएगा बिना मदद के। या शुरुआत में जब आपको साइकिल चलाना सिखाया जाता है, पीछे से पकड़ते हैं पेरेंट्स, एक टाइम के बाद जब आप सीख जाते हैं तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बात ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट इज एट, यानी यह किस चीज को दर्शाता है कि बच्चा कहां है, जोन ऑफ प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट पे है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ZPD का मतलब प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, आनुपातिक थोड़ी होता है ना। बेहतर हूं अंजलि अभी। जोन ऑफ प्रोमिनेंट डेवलपमेंट, प्रमुख विकास का क्षेत्र, प्रोमिनेंट डेवलपमेंट भी हमने नहीं पढ़ा वाइगॉस्की में, अभी वाइगॉस्की से क्वेश्चंस भी किए थे 2-3 दिन पहले। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हाँ ये तो हमने वाइगॉस्की में पढ़ा है। जोन ऑफ परमानेंट डेवलपमेंट ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है। और ZPD क्या होता है, यहां पे यही तो कहा गया है, स्कैफोल्डिंग दी गई और बाद में स्कैफोल्डिंग को हटा लिया गया तो बच्चा खुद से करने लगा। और ZPD क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, ZPD वो दायरा है जहां कोई काम आप किसी की मदद और बिना मदद के कर सकते हैं, यानी जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का डिफरेंस ZPD है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है इफ अ चाइल्ड इज एबल टू रीअरेंज और रीशेप द गिवन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज possessed by him, the type of child identified here is, यदि कोई बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर दी गई वस्तु को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है या उससे कुछ नया बना दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं यहां पे, आपने बच्चे को ये रबर बैंड दिया, ठीक है ना, इस रबर बैंड के बारे में उसको जो भी आता था या उसने देखा था कि ये इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये शेप चेंज कर लेता है, वापस से अपनी शेप में आ जाता है, तो वो अगली बार इससे कुछ 8 बना के दिखा देगा आपको, है ना, या फिर इसको नए तरीके से रीअरेंज करके दिखा देगा, यूज करके दिखा देगा, किसी चीज पे लगा के दिखा देगा। ये क्या है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया तरीका ढूंढ रहा है बच्चा किसी काम को करने का। ये तो मैंने बहुत हल्का सा एग्जांपल दिया, सस्ता सा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपने बच्चे को कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से सिखाया, उसने इस बार झोपड़ी की शेप बना दी उन सब ब्लॉक्स को यूज करके, अगली बार बाइक की शेप बना दी उन ब्लॉक्स को यूज करके, उन पीसेस को यूज करके। तो जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रीअरेंज कर पाएगा, रीशेप कर पाएगा, कुछ नया बना पाएगा, इसका मतलब बच्चा क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड है। कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, कुछ नॉवल करने की क्षमता, कुछ ओरिजिनल करने की, मौलिक करने की क्षमता जो है बच्चे में है। अपने जो भी ज्ञान उसको आता है, जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर कुछ नया रचने की क्षमता है, इसलिए रचनात्मक कह रहे हैं हम उसको। प्रतिभाशाली है जिसका IQ बहुत ज्यादा हो, जो दूसरे बच्चों से जल्दी से सीख ले, IQ ही 120-130 प्लस है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। स्लो लर्नर नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर वो है जो धीमे सीखता है, बाकियों से उसको समय ज्यादा लगता है। एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा वो होगा जितना जो लेवल उसका होना चाहिए, जहां वो उतने पे नहीं है, उससे पीछे है। यानी अगर उसको लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए था तो वो बाकी बच्चों को आ गया, उसको नहीं आया। जिस स्टेज में आ जाना चाहिए था वो 7th में आ गया, लेकिन 6th की चीजें भी नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे रह गया एजुकेशनली। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि क्रिएटिव है बच्चा। यहाँ पे पीछे या गिफ्टेड की कोई बात है नहीं, क्योंकि IQ की कोई बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ जल्दी सीख लेता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द चाइल्ड हैविंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज टर्म्ड एज, यानी जिस बच्चे को गणितीय गणना में समस्या होती है तो उसको क्या कहेंगे। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो समस्या है कि बच्चे को गणित में गणना करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसको हम क्या कहेंगे। डिस्ग्राफिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिस्नोमिया कहेंगे या डिसअर्थरिया कहेंगे, बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा जवाब आपका डिसकैलकुलिया कहेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। डिसग्राफिया होता है राइटिंग रिलेटेड, ग्राफ बनाते हैं आप अपनी पेंसिल से, हाथ से, है ना, तो राइटिंग से रिलेटेड डिसग्राफिया होता है। डिसकैलकुलिया होता है मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन से संबंधित समस्या जो है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। राइटिंग से संबंधित डिसलेक्सिया, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है ना। डिस्नोमिया वगैरह आता नहीं है, डिस्नोमिया में होता है कि आपका नाम
याद रखने की क्षमता, बार बार नाम का भूलना या इस तरह के डेटा का भूलना, वो डिस्नोमिया में आ जाता है, बट ये आपसे नहीं पूछता सीटेट लेवल पे कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, LD, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर अपेरेंटली नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन देयर। थोड़ा सा सर में दर्द होगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ध्यान से जवाब दीजिएगा। सीखने में अक्षम बच्चे को स्पष्ट रूप से अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जा सकता है उनके डैश के कारण। यानी हम कई बार लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को पहचान नहीं पाते, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, किस वजह से हम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को, एक बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है और कुछ समस्या है, डिस्टोपिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूज में नहीं आता, आपका डिस्फेजिया है, ये सारी चीजें हैं, अगर बच्चे को कई बार पहचान में नहीं आता। आप वो मूवी याद कीजिए तारे जमीन पर, हम बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो दिखने में भी नॉर्मल बच्चे जैसा ही है। वो जो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर जिसमें आमिर खान है, तो पहचान में नहीं आ रहा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। सब कह रहे हैं इसका तो पढ़ने में मन नहीं है, ये तो बहानेबाज है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई IQ उसका 20 हो 25 हो, या IQ इतना कम है उसका कि पता नहीं लग, इनका एवरेज IQ होता है बच्चों का, ऐसा नहीं है कि इनका IQ कम होगा इसलिए आप पहचान पाओगे, तो IQ की समस्या नहीं होती। दूसरा, देखने में पता नहीं लगता। ये दो रीजन है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को पहचानना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी को कोई और डिसेबिलिटी है, जैसे देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, ये सब चीजें पता लग जाता है, या IQ की दिक्कत है तो वो भी टेस्ट करा के पता लग जाएगा इजीली। लेकिन डिसलेक्सिया वाले बच्चे कई बार, या उसकी एक्टिविटीज से पता लग जाएगा, लेकिन डिसलेक्सिया वाले बच्चे या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं, चाहे वो डिसकैलकुलिया हो, डिसलेक्सिया हो, इन सबको पहचानने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, एक तो नॉर्मल बच्चों के जैसे ही दिख रहे हैं और दूसरा IQ भी एवरेज IQ होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल एबिलिटी, देखिए मेंटल एबिलिटी की यहाँ पे बात एज सच, मेंटल एबिलिटी से तो पता लग जाएगा जब वो एक्टिविटी कुछ करेगा या उसकी नोटबुक देख करके आप आइडिया लगा लेंगे। IQ स्कोर्स एंड मेंटल एबिलिटी, IQ स्कोर तो सही था लेकिन मेंटल एबिलिटी का तो पता, अगर मेंटल एबिलिटी का पता लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को लिखने में या इस कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो मेंटल एबिलिटी से तो आप पहचान लेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगेन इससे तो पता लग जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको दिक्कत आती है एट टाइम्स, तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, फिजिकल अपीयरेंस एंड IQ स्कोर्स। इसमें आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। यानी बच्चा जैसा दिखता है, वो ईशान अवस्थी को याद कीजिए तारे जमीन पर में, देख के थोड़ी पता लगता है इस बच्चे को कोई दिक्कत है। एंड IQ स्कोर्स, यानी IQ का जो स्कोर है, तो ये एवरेज IQ इनका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इनका IQ कम ही होगा, ये नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, बस इनकी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग डिफरेंट होती है नॉर्मल बच्चे से, वैसे नहीं पता लगेगा देखने में या IQ स्कोर में, है ना। IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि का स्तर, तो बुद्धि के स्तर में कमी नहीं होती इन बच्चों के, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, देखो मेंटल एबिलिटी से पता चल जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस से बेशक ना चले, ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन अपर मिडिल क्लास ऑफ लैंग्वेज ट्रांजैक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ टीचर दैट अ चाइल्ड ऑफ 8th स्टैंडर्ड फेसेस डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल। Here the type of evaluation helps to tolerate the weakness in teaching learning process is, यानी भाषा के लेन देन के एक उच्च मध्यम वर्ग में, यानी मिडिल क्लास से मतलब यहाँ पे मिडिल स्कूल क्लासरूम की बात हो रही है, यानी एलिमेंट्री क्लास की बात हो रही है, मिडिल क्लास का मतलब यहाँ पे ये है ना। तो 8th क्लास का बच्चा है, उसको 8th क्लास के बच्चे को डिफिकल्टी है मटीरियल को पढ़ने में। अब जो किस तरह का, किस टाइप का इवैल्यूएशन हम बच्चे का लें जिससे पता लग सके कि वो उसकी वीकनेस है कहां, तो वीकनेस को जानने के लिए किस तरह का टेस्ट लेंगे हम, इवैल्यूएशन कैसा होगा, सम्मेटिव तो परफॉर्मेंस के लिए होता है कि कितने % उसको आता है, कितना उसको आता है, इसके लिए सम्मेटिव या ऐसे कहते हैं हम योगात्मक, है ना। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ये जजमेंट बेस्ड होता है, ना कि हमें वीकनेस बताने के लिए, ठीक है ना, कितना सीखा है ये बताने के लिए, तो सम्मेटिव तो नहीं होगा। इंटरनल एक्सटर्नल का कोई सेंस यहां बनता नहीं है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी रचनात्मक मूल्यांकन, ये फीडबैक के लिए होता है, ये बात हमें पता है। FA जो होते हैं वो फीडबैक के लिए होते हैं, प्रतिपुष्टि के लिए होते हैं कि बच्चों को कितना आता है, कहां समस्या है, कैसे हम उसको बेहतर कराएं, वीकनेस का पता लगेगा। तो ये फीडबैक का पता हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन से लगता है। ये क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहते हैं पियाजे की स्टेज में, SPCF, ये 4 आपके स्टेजेस हैं पियाजे के। सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव जो है आपका वो फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे is dash which refers to tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others, यानी किसी सिचुएशन के सिर्फ एक पहलू पे ही ध्यान है, इसको हम
सेंट्रेशन कहते हैं, कि आपका ध्यान सेंटर्ड है, केंद्रीकरण हो गया है, आप सिचुएशन के बाकी पहलुओं को भूल ही जा रहे हैं। यानी कि जब आपका ध्यान है कि बॉटल जो है कांच की है तो बस इसी पे ध्यान है कि ये बॉटल ट्रांसपेरेंट है, इस बात पे ध्यान नहीं है इसकी शेप क्या है, इसमें लिक्विड कितना ml आ जाएगा, है ना, ये इसका एरिया क्या होगा, व्हाटएवर, सरफेस एरिया, व्हाटएवर, वॉल्यूम क्या है, इन सब पे ध्यान नहीं, बस आपका ध्यान है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे। इसका मतलब जब आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, आसान एग्जांपल लेती हूं, बच्चे की टाइम पे जब हम छोटे होते हैं, यानी 2 से 7 वर्ष में, हमें लगता है जिसकी लंबाई ज्यादा है वो व्यक्ति बड़ा है ना। अब लंबाई ज्यादा होना और बड़ा होना दो अलग चीजें, क्योंकि बड़े होने के लिए उसकी एज मैटर करेगी और उसकी हाइट जरूरी नहीं है मैटर करे। अब यहां पे लेकिन बच्चे का ध्यान एक चीज पे सेंटर्ड है, कि उसकी लंबाई पे, है ना। तो सेंट्रेशन जो है ये गड़बड़ है, मतलब ये एक तरह से लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल थॉट की। ट्रांसडक्शन होता है अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देना, कि मेरी बॉल गोल है, सूरज गोल है, तो मेरी बॉल और सूरज में कोई रिलेशन है ना। कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। डिसेंट्रेशन, यहां पे डिसेंट्रेशन तो 7 से 11 में आता है, ठीक है ना। तो सेंट्रेशन इज द राइट आंसर यहां पे।